हिंदी संचयन कक्षा 10 पाठ 1 हरिहर काका। इसका पहला अध्याय हमने देख लिया था। उसमें हमने समझा था कि हरिहर काका किस प्रकार जो है 15 बीघा ज़मीन के लिए उनको कितना कितना कष्ट झेलना पड़ता है। उनके पास ज़मीन होने के बाद वो कष्ट झेल रहे हैं। उनके भाइयों की पत्नियां उनके साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही हैं, और इस कहानी के हमने सारांश को जाना था। लेकिन जब उनका सहने की शक्ति उनकी ख़त्म हो गई, तब उन्होंने जवाब देना शुरू किया उनकी भाइयों की पत्नियों से। अब उन्होंने क्या कहा, इसके आगे हम देखते हैं। की पैदावार इसी घर में आती है, उससे तो मैं 2-4 नौकर रख लूँ, आराम से खाऊं, तब भी कमी नहीं होगी। मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूँ। मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि। ऐसे बहुत सारे वाक्य उन्होंने हरिहर काका ने अपने भाइयों की पत्नियों से कहा। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे, उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौटकर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। उनके कान खड़े हो गए। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। उस दिन को उन्होंने ऐसे ही गुजर जाने देना उचित नहीं समझा। तत्क्षण टीका तिलक लगा, कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुर बाड़ी से चल पड़े। संयोग अच्छा था, हरिहर काका के दलान तक नहीं जाना पड़ा। रास्ते में ही हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकलवा खलिहान की ओर जा रहे थे, लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुर बाड़ी पर लेते आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। देखो अब वह महंत क्या समझा रहा है हरिहर को। हरिहर, यहाँ कोई किसी का नहीं, सब माया का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ, उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी, बेटे, भाई, बंधु सब स्वार्थ के साथी हैं। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं, उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और में प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है, उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। एक दिन तुम कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख दोगे, वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूँ, तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुर जी के नाम पर लिख दो, सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे, तब तक लोग तुम्हें याद करेंगे। ठाकुर जी के नाम पर ज़मीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे, सभी तुम्हारा यशगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुर बाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 1000 की जाएंगी, एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएंगी। हम तुम्हें सिर आँखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। देखो कितना उनको मना रहे हैं ये महंत। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारत न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे नहीं मांग रहा हूँ। तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आपने देखा किस प्रकार से महंत उनको एकदम बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं हरिहर को। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। ठीक ही तो कह रहे हैं महंत जी। कौन किसका है? 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं। अगर कुछ न दे तब क्या हाल होगा? उनके जीवन में तो यह स्थिति है। मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा? सीधे सीधे उनके खेत हड़पे जाएंगे। ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुश्तों तक लोग उन्हें याद करेंगे। देखो अभी हरिहर काका अपने मन में सोच रहे हैं।
अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय तो यह बड़ा पुण्य कमा लेंगे। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुर बारी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अपनी बात समाप्त कर महंत जी प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। मतलब महंत को लग रहा था कि उनकी बातों का असर हरिहर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था और वो उनको खेत दे देंगे। उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुर बारी के 2 सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम करने का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था, उससे कम समय में ही सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर जा लिटाया। और महंत जी उन्होंने पुजारी जी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करें। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य से ले गए थे, इसीलिए ठाकुर बारी में चहल पहल शुरू हो गई। इधर शाम को हरिहर काका के भाई जब खलिहान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे। फिर एक जगह बैठकर चिंता मग्न हो गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरिहर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन संकालू और बेचैन हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरिहर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुँचे। उन्होंने हरिहर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरिहर काका कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरिहर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, इसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुर बारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुर बारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश हो वहाँ से लौटना पड़ा। अब उसके आगे देखो क्या हुआ। रात में हरिहर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्ठान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रस बुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही, खीर पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह अपने अब तक के जीवन में उन्होंने नहीं पाया था। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका उनके मन को मथती रही। 15 बीघे खेत, मतलब उनको अब आभास हो रहा था कि कहीं खेत हमारा चला न जाए। इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के न रहेंगे। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुँचे। सुबह होते ही, तड़के का अर्थ है भोर में ही। सुबह तड़के ही तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुँचे। हरिहर काका के पांव पकड़ रोने लगे। अपनी पत्नियों की गलती के लिए माफ़ी मांगी तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वह पुनः वापस घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर में जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उससे उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार, मतलब उनकी अब खूब सेवा होने लगी है। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की। फिर उनकी आवाभगत और जो खातिर शुरू हुई वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार। 5 महिलाएं उनकी सेवा में मुस्तैद, 3 भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दलान में पड़े रहते। जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही वे हाजिर हो जाते। वे समझ गए कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते जा रहे थे।
बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग असली तथ्य से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं रहती। न तो गांव के लोगों से महंत जी ने कुछ कहा था और न हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं, इससे कीर्ति भी अचल बनी रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें न देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था। इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे कुछ घटित हो। हालांकि इसी क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दो वर्गों में बंटने लगे थे। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी थी। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबारी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबारी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबारी नहीं कर सकेगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबारी से जुड़े हैं। असल में सुबह शाम ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है। सुबह शाम जब ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है, तब साधु संतों के साथ गांव के कुछ पेटू और चटोर किस्म के लोग प्रसाद पाने के लिए वहां जुट जाते हैं। ये लोग इसी वर्ग के हिमायती हैं। दूसरे वर्ग में गांव के प्रगतिशील विचारों वाले लोग, जैसे किसान, जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और कुछ लोग घटित होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलम्ब न करो हरिहर, शुभ काम में देरी नहीं करते, चलकर ठाकुर जी के नाम जमीन बै कर दो, पूरी जिंदगी ठाकुरबारी में राज करोगे, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त करोगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना कहकर वो महंत जी को दुखी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधाएं उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही, और हाँ तो उन्हें कहना है ही नहीं, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे। वे समझ गए थे कि मैं अपनी ज़मीन अगर किसी को दूंगा तो मेरा हालत और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थी। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो रही थी। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के मोह माया ने बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उसे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। बाद में हरिहर स्वयं राजी हो जाएगा। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणित करने के लिए वह जी जान से जुट गए। हालांकि यह सब गोपनीयता का निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबारी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला, गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दलान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वो जवाबी कार्रवाई करते और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाए, तब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लांद कर चंपत हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, न ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभचिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे, लेकिन अन्य लोग अपने दलान और मकान की छतों पर जमा होकर आहट लेने लगे और बातचीत करने लगे। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। मैं दल बल ठाकुरबारी जा पहुँचे। वहाँ खामोशी और शांति नजर आए। रोज की भांति ठाकुरबारी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन
व्याप्त मिला। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है। वे तो हट जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुर बाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में हैं। अब क्या सोचना। वे ठाकुर बाड़ी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बाड़ी के छत से रोड़े और पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। वे तितर बितर होने लगे। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बाड़ी के कमरे की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले। सिर्फ वे 3 भाई बचे रह गए। अब तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे के पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। इस ठाकुरबाड़ी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे का निशान जबरन ले रहे थे। हरिहर काका तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में आएंगे। जिस महंत को आदरणीय एवं श्रद्धेय समझते थे, वह महंत अब घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा था। अब वह उस महंत की सूरत भी नहीं देखना चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र और नेक अच्छा लगने लगा। हरिहर काका ठाकुरबाड़ी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए यह सब किया गया हरिहर। अब तुम्हें लगेगा कि हम लोग ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे, उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता था। एक और ठाकुरबाड़ी के भीतर जबरन अंगूठे के निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुरबाड़ी आ पहुँचे। जीप से तीनों भाई, एक दरोगा, एक और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुरबाड़ी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुरबाड़ी के चारों तरफ घेरा डालना शुरू किया। ठाकुरबाड़ी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते, लेकिन विशालकाय ठाकुरबाड़ी को पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुरबाड़ी पहुंचेंगे तो ठाकुरबाड़ी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के अंदर एक रोड़ा भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। सुबह होने में अभी कुछ देर थी, इसीलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने तथा साधु संतों के आत्मसमर्पण करने के लिए आवाज़ दे रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह तड़के एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष से अधिक की होगी। वह लाठी के सहारे कांपता हुआ खड़ा हुआ था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंच हरिहर काका तथा ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी एवं अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस शादी की वह देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाश लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे कमरों में उन्हें कोई पाया गया और न छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। हरिहर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरिहर काका को लेकर वहां भाग गए। अब क्या होगा? काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। पुलिस के साथ आने के बाद वो अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को आसानी से ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी नहीं हुआ। ठाकुरबाड़ी के जो कमरे खुले थे उनकी तलाशी पहले ली गई। बाद में जिन कमरों की चिटकिनी बंद थी उन्हें भी खोलकर देखा गया। एक कमरे के बाहर बड़ा सा ताला लटक रहा था। पुलिस और हरिहर काका के भाई सब वहीं एकत्रित हो गए। उस कमरे की कुंजी की मांग वृद्ध साधु से की गई। उसने साफ साफ कह दिया, मेरे पास नहीं। जब उससे पूछा गया इस कमरे में क्या है, तब उसने
जवाब दिया, अनाज है। पुलिस इंचार्ज अभी यह सोच ही रही थी कि इस कमरे का ताला तोड़कर देखा जाए या छोड़ दिया जाए कि अचानक उस कमरे के दरवाजे को भीतर से किसी ने धक्का देना शुरू किया। पुलिस के जवान सावधान हो गए। ताला तोड़कर कमरे का दरवाज़ा खोल गया। कमरे के भीतर हरिहर काका जिस स्थिति में मिले उसे देखकर उनके भाइयों का खून खौल उठा। उस वक्त अगर महंत, पुजारी या अन्य नौजवान साधु उन्हें नजर आ जाते तो जीते जी उन्हें नहीं छोड़ते। अब देखो यहाँ पे इन्होंने बांधा हुआ था। ये हरिहर काका हैं। उनकी क्या स्थिति हुई है सिर्फ एक खेत के लिए। हरिहर काका के हाथ और पांव तो बांध दिए गए थे, उनके मुंह पर कपड़ा ठूंस कर बांध दिया गया था। हरिहर काका ज़मीन पर लुढ़कते हुए दरवाजे तक आए थे और पैर से दरवाज़ा पर धक्का लगाया था। काका को बंधन मुक्त किया गया। मुंह से कपड़े निकाले गए। हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं की काली करतूतों का पर्दाफाश करना शुरू कर दिया कि वह साधु नहीं, डाकू, हत्यारे और कसाई हैं। उन्हें इस रूप में कमरे में बंद कर गुप्त दरवाजे से भाग गए कि उन्हें कई सादे और लिखे हुए कागज़ों पर जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए आदि सब कुछ बताया उन्होंने। हरिहर काका ने देर तक अपने बयान दर्ज कराए। उनके शब्द से साधुओं के प्रति नफरत और घृणा व्यक्त हो रही थी। जीवन में कभी किसी के खिलाफ उन्होंने इतना नहीं कहा होगा जितना ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और साधुओं के बारे में कहा। अब हरिहर काका पुनः अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे थे। इस बार उन्हें दलान पर नहीं, घर के अंदर रखा गया था, किसी बहुमूल्य वस्तु की तरह संजोकर, छिपाकर। उनकी सुरक्षा के लिए रिश्ते नाते में जितने सूरमा थे सबको बुला लिया गया था। हथियार जुटा लिए गए थे। 24 घंटे पहरे दिए जाने लगे। अगर किसी आवश्यक कार्यवश काका घर से गांव निकलते तो 4-5 की संख्या में हथियारों से लैस लोग उनके आगे पीछे चलते रहते। रात में चारों तरफ घेर कर सोते। भाइयों ने ड्यूटी बांध ली थी। आधे लोग सोते तो आधे लोग जाग कर पहरा देते। इस ठाकुरबाड़ी का दृश्य भी बदल गया था। एक से एक खूंखार लोग ठाकुरबाड़ी में आ गए थे। उन्हें देखकर ही डर लगता था। गांव के बच्चों ने तो ठाकुरबाड़ी की ओर जाना ही बंद कर दिया। हरिहर काका को लेकर गांव प्रारंभ से ही 2 वर्गों में बढ़ गया था। इस नई घटना को लेकर दोनों तरफ से प्रतिक्रियाएं व्यक्त की जाने लगीं। और अब हरिहर काका एक सीधे साधे और भोले किसान की अपेक्षा चतुर और ज्ञानी हो चले थे। वह महसूस करने लगे थे कि उनके भाई अचानक उनको जो आदर, सम्मान और सुरक्षा प्रदान करने लगे हैं, उसकी वजह उन लोगों के साथ उनका सगे भाई का संबंध नहीं बल्कि उनकी जायदाद है। अन्यथा वे उनको पूछते तक नहीं। अब वो समझ गए थे, इसी गांव में जायदादहीन भाई को कौन पूछता है। हरिहर काका को सब नज़र आने लगा था। महंत की चिकनी चुपड़ी बातों के भीतर की सच्चाई भी और अब जान गए थे। ठाकुर जी के नाम पर वो अपना और अपने जैसे साधुओं का पेट पालता है। उसे धर्म और परमार्थ से कोई मतलब नहीं। निजी स्वार्थ के लिए साधु होने और पूजा करने का ढोंग रचाया है। साधु के बाने में महंत, पुजारी और उनके अन्य सहयोगी लोभी, लालची और कुकर्मी हैं। छल, बल, कल किसी भी तरह धन अर्जित कर बिना परिश्रम किए आराम से रहना चाहते हैं। अपने घृणित इरादों को छिपाने के लिए ठाकुरबाड़ी को उन्होंने माध्यम बनाया है, एक ऐसा माध्यम जिस पर अविश्वास न किया जा सके। इसलिए हरिहर काका ने मन ही मन तय कर लिया कि अब महंत को अपने पास फटकने तक नहीं देंगे। साथ ही अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद भाइयों को भी नहीं लिखेंगे, अन्यथा फिर वह दूध की मक्खी हो जाएंगे। लोग निकाल कर फेंक देंगे। कोई उन्हें पूछेगा तक नहीं। बुढ़ापे का दुख नहीं बीतेगा। लेकिन हरिहर काका सोच कुछ रहे थे और वातावरण कुछ दूसरा ही तैयार हो रहा था। देखो अब उनके साथ क्या हुआ। ठाकुरबाड़ी से जिस दिन उन्हें वापस लाया गया था, उसी दिन से उनके भाई, रिश्ते नाते लोग समझाने लगे थे कि विधिवत अपनी जायदाद वे अपने भतीजों के नाम लिख दें। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक महंत की गिरफ्त दृष्टि उनके ऊपर लगी रहेगी। सिर पर मंडरा रहे तूफान से मुक्ति पाने के लिए उनके समक्ष अब यही एकमात्र रास्ता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात गए तक यही चर्चा। लेकिन हरिहर काका साफ नकार जाते, कहते मेरे बाद तो मेरी जायदाद इस परिवार को स्वतः ही मिल जाएगी, इसलिए लिखने का कोई अर्थ नहीं। महंत ने अंगूठे के जो जबरन निशान लगाए हैं उसके खिलाफ मुकदमा हमने किया ही है। भाई जब समझाते समझाते हार गए तब उन्होंने डांटना और दबाव देना शुरू किया। देखो अब जैसे महंत ने किया था वैसे उनके भाई भी करेंगे हम। लेकिन काका इस रास्ते से भी राजी नहीं हुए। स्पष्ट कह दिया कि अपनी ज़िंदगी में वह नहीं लिखेंगे। बस एक रात उनके भाइयों ने वही रूप धारण किया।
जो रूप महंत और उनके सहयोगी ने धारण किया था। हरिहर काका को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनके वही अपने सगे भाई जो उनकी सेवा और सुरक्षा में तैयार रहते थे, उन्हें अपना अभिन्न समझते थे। जो उनकी नींद ही सोते और जागते थे, हथियार लेकर उनके सामने खड़े थे। कह रहे थे, सीधे मन से कागजों पर जहाँ जहाँ ज़रूरत है अंगूठे के निशान बनाते चलो, अन्यथा मार कर यहीं घर के अंदर गाड़ देंगे। गांव के लोगों को कोई सूचना तक नहीं मिलने पाएगी। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। हरिहर काका ने सोच लिया कि यह सब एक ही बार में उन्हें मार दे वह ठीक होगा, लेकिन अपनी ज़मीन लिखकर रमेशर की विधवा की तरह शेष जिंदगी में घुट घुट कर मरे, यह ठीक नहीं होगा। रमेशर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की ज़मीन रमेशर के भाइयों ने लिखवा ली। शुरू में तो उसका खूब आदर किया, लेकिन बुढ़ापे में दोनों जून खाना देते उन्हें अखरने लगा। अंत में भी उसकी वही दुर्गति हुई कि लोग उसे देखकर सिहर जाते। हरिहर काका को तो लगता है कि अगर रमेशर की विधवा ने अपनी ज़मीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखाड़ते होते। हरिहर काका गुस्से में खड़े हो गए और गरजते हुए कहा, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो। ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊँगा, लेकिन जीते जी एक घूर ज़मीन भी तुम्हें नहीं लिखूँगा। तुम सब ठाकुर बाड़ी के महंत पुजारी से तनिक कम नहीं हो। देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। तो तुम्हें है ही, देखते हैं कैसे नहीं लिखोगे। लिखना तो तुम्हें है ही, चाहे हंस के लिखो या रो के, उनके भाइयों ने कहा। देखो यहाँ पे भाइयों से भी मारपीट हो शुरू हो गई है। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुँह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया, लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव तक पहुंच गई। टोला पड़ोस के लोग दलान में जुटने लगे। ठाकुर बाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते हैं कि अपने परिवार का निजी मामला है, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वह पुलिस की जीप के साथ आ धमके। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को भी उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया, जिस हालत में ठाकुर बाड़ी से उन्हें बरामद किया गया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं और उन्हें खूब मारा पीटा है, कि उनकी खूब दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी, कोई भी दुर्गति उनकी बाकी नहीं छोड़ी है, और अगर थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो उन्हें जान से भी मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे पर, पाँव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, काँप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के 2 व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग फरार हो गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगी। उनकी सुरक्षा के लिए राइफल पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए भी उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाई और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता दी। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई गांव का या अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों प्रयत्नशील हैं।
गांव में एक नेताजी हैं, वह न तो कोई नौकरी करते और न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं। यह प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे नेता भी आ गए हैं उनकी ज़मीन को लेने के लिए। उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए भी एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? लोगों के बीच बहस छिड़ जाती। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। मतलब उस पर बढ़ चढ़ के बातें हो रही हैं, फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता। आशंकाएं बनी रहती हैं, लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर ये लोग कहते कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च लगाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। एक दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साथी संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेगी। एक तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बूटन सिंह, उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है बूटन सिंह के साथ। हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बूटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है, हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय है और प्रतीक्षा भी। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे झुठलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरिहर काका, वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। अब कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहार रहे हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं है। पुलिस के जवान हरिहर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती कर रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। अब तक जो नहीं खाया था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। आपने समझा, एक 15 बीघे की ज़मीन ने काका की क्या हालत कर दी इस पूरे गांव की।